सीन 11 रियलाइजेशन एंड सेटलमेंट। लेकिन जब उन्हें यह एहसास हुआ कि रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है और भारत की ज़मीन सिर्फ लूट के लिए नहीं बल्कि सेटलमेंट के लिए परफेक्ट है, तब उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने यहीं रुकने का फैसला किया। अब शाका सिर्फ इन्वेडर्स नहीं रहे, वो बनने लगे सेटलर्स। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि यही वो मोड़ था जहाँ से शकास ने इंडियन कल्चर को अब्जॉर्ब करना शुरू किया। भारतीय भाषाएं सीखी, स्थानीय परंपराएं अपनाई और धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम में घुसते चले गए। उन्होंने अपने लिए छोटे छोटे राज्य बनाए, जैसे कि वेस्टर्न क्षात्रपास, जो बाद में भारत के वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हुआ। और इस तरह एक ट्राइब जो कभी सेंट्रल एशियन घास के मैदानों में भटक रही थी, अब गंगा प्लेन्स और डेक्कन प्लेटो में अपने शहर बसा रही थी। लेकिन यहाँ रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब असली ट्विस्ट तो ये है, शकास ने इंडिया में आकर सिर्फ जगह नहीं ली, उन्होंने इतिहास बदल दिया। अब जरा सोचिए, कोई दूर देश से आता है, घोड़े पर सवार होता है, हथियार साथ लाता है, गांव पर हमला करता है और फिर वहीं बस जाता है। आप उसे क्या कहेंगे? सीन 3 इन्वेडर और रेफ्यूजी। इन्वेडर या फिर कोई ऐसा रेफ्यूजी जिसे जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ा। शकास को अक्सर टेक्स्ट बुक्स में एक आउटसाइडर के रूप में दिखाया गया, जैसे कि वो भारत पर चढ़ दौड़े थे किसी लालच या सत्ता की भूख में। लेकिन अगर हम पीछे जाकर उस समय के हालात को समझें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। जैसा कि हमने पहले देखा, सेंट्रल एशिया में शाकों की जमीन सूख रही थी, हैन एम्पायर उन्हें बाहर धकेल रहा था और उनके पास कोई होमलैंड नहीं बची थी। वो भागे नहीं, उखाड़ दिए गए थे। जिस तरह आज के दौर में युद्ध या ड्राउट के कारण लोग अपना देश छोड़कर रेफ्यूजी बनते हैं, ठीक वैसी ही सिचुएशन उस वक्त शकास की थी।